आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम कर रहे हैं द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, एक्ट नंबर 26 ऑफ 1937। इस पर्टिकुलर एक्ट को हम स्टार्ट इसीलिए कर रहे हैं पहले क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि भारत के अंदर शरीयत की एप्लीकेशन किन किन पर्टिकुलर मैटर्स पे होती है, कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उन पे किन किन चीज़ों में इस्लामिक लॉ एप्लीकेबल है। और उसके बाद हम करेंगे द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, देन मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। और उन सबको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि शरीयत की एप्लीकेशन पर्टिकुलरली किन किन मैटर्स पे है। तो आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, इसमें टोटल 6 सेक्शंस है, जिसमें से सेक्शन 5 जो है वो रिपील हो चुका है। तो फर्स्ट सेक्शन डील करता है शोर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, सेकंड सेक्शन एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल लॉ टू मुस्लिम, थर्ड सेक्शन पावर टू मेक अ डिक्लेरेशन, सेक्शन 4 रूल मेकिंग पावर, सेक्शन 5 इज रिपील्ड एंड सेक्शन 6 इज रिपील्स। तो वन बाय वन हम हर सेक्शन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रियम्बल करेंगे, देन सेक्शन 1। Preamble. An act to make provision for the application of the Muslim personal law Shariat to Muslims, whereas it is expedient to make provision for the application of the Muslim personal law Shariat to Muslims. It is hereby enacted as follows. देखिए, जो इस एक्ट का प्रियम्बल है ये हमें बताता है कि ये एक्ट पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। तो देखिए 1937 में एक्ट बनाया गया, मतलब जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में रूल करते थे तो उस टाइम पे इस कानून को बनाया गया था। और ये ज़रूरत लगी कि जो मुस्लिम हैं उनको एज पर देयर इस्लामिक सिस्टम उनको गवर्न करना चाहिए, तो इसीलिए इस कानून को बनाया गया। तो देखिए एन एक्ट टू मेक प्रोविजंस, ये एक्ट प्रोविजन बना रहा है किस चीज़ के लिए, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ, कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत है, इस्लामिक लीगल सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग मुस्लिम्स को गवर्न करने के लिए। टू मुस्लिम्स किसके ऊपर एप्लीकेबल है, सिर्फ मुस्लिम्स के ऊपर एप्लीकेबल है। तो जो सेक्शन 2 है वो हमें बताता है कि मुस्लिम्स के किन किन पर्टिकुलर मैटर्स को अकॉर्डिंग टू शरीयत, मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से ही गवर्न करते हैं। हर एक मैटर को शरीयत के अकॉर्डिंग नहीं गवर्न करते, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर मैटर्स हैं जो सेक्शन 2 में बताए गए हैं, जिनके ऊपर जो शरीयत लॉ है, जो इस्लामिक लीगल सिस्टम है, वो एप्लीकेबल होता है मुस्लिम्स पर भारत के अंदर। तो देखिए सेक्शन 1 शोर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, ये इसका नाम है। देन इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत के ऊपर एप्लीकेबल है आज के टाइम में। सेक्शन 2 एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल लॉ टू मुस्लिम, सेक्शन 2 बताता है कि कौन से पर्टिकुलर मैटर है जो मुस्लिम्स के भारत के अंदर गवर्न होते हैं एज पर द शरीयत। तो उन मैटर्स को डिस्क्राइब किया गया सेक्शन 2 के अंदर। देखिए शरीयत का मतलब होता है कि अल्लाह के द्वारा दिखाया गया रास्ता, जिसमें कि हर चीज़ इंक्लूड है, जैसे कि इबादत कैसे करनी है, उसके अलावा लाइफ को किस तरीके से जीना है, मैरिज कैसे करनी है, डाइवोर्स कैसे होगा, मेंटेनेंस, कस्टडी, गिफ्ट, पनिशमेंट क्या होगी अगर कोई क्राइम करते हैं, तो सारी चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं। तो अगर हम सिस्टम देखते हैं तो एक तो सिविल मैटर होते हैं और एक क्रिमिनल मैटर होते हैं। सिविल मैटर के अंदर आते हैं मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, कस्टडी, गिफ्ट, विल, वक्फ, ये सारी चीज़ें। और अगर क्रिमिनल की बात करें तो क्रिमिनल के डिवीजन हैं, जैसे कि हदूद, किसास, दिया और ताजीर। किसास का मतलब होता है कि जान के बदले जान, और दिया का मतलब होता है अगर आपने किसी को मार दिया, कोई क्राइम कमिट कर दिया, अगर उसकी फैमिली आपको माफ कर दे तो आपको उन्हें एक कंपनसेट करना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। उसमें सोना, चांदी, पैसे, ऊंट, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। देन उसके बाद ताजिर का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ अल्लाह ने नहीं बताई कि किसी क्राइम का क्या पनिशमेंट होगा, तो उसके ऊपर जो जज तय करेगा वही पनिशमेंट होगी। हदूद, हदूद मतलब कि फिक्स्ड पनिशमेंट बाय अल्लाह, कि अल्लाह के द्वारा जिन चीज़ों के लिए पनिशमेंट फिक्स कर दी गई है, जिन क्राइम्स के लिए, उनको कोई बदल नहीं सकता। जैसे कि थेफ्ट, अगर कोई चोरी करेगा तो उसके हाथों को काट दिया जाएगा। अगर कोई अडल्ट्री करेगा तो उसके ऊपर पत्थर मारे जाएंगे और या फिर कोड़े मारे जाएंगे। अगर कोई अनमैरिड लड़की है वो अडल्ट्री कमिट करती है तो उसको कोड़े मारे जाएंगे।
अगर कोई मैरिड लड़की अडल्ट्री करती है तो उसको मार दिया जाएगा, उसकी सजा है मौत। अगर कोई झूठा अडल्ट्री का एलिगेशन लगाता है तो उसके ऊपर 80 कोड़े मारे जाएंगे। अगर कोई शराब पीता है तो उसको भी कोड़े की सजा है, कि कोड़ों से मारा जाएगा। तो ये सारी चीजें हदूद के अंदर आती हैं। देन उसके अलावा इकोनॉमिक एंड ट्रेड लॉ भी होता है शरीयत के अंदर, जिसके हिसाब से कोई भी मुसलमान जो है वो ब्याज नहीं लेगा। ब्याज को बोलते हैं रिबा, रिबा की मनाही है इस्लाम के अंदर। देन उसके अलावा जक़ात देना पड़ता है। जक़ात एक धार्मिक कर होता है कि एक इंसान है, उसके पास पैसा है तो उसको इंसानियत के लिए काम करना चाहिए, उसे जक़ात देना चाहिए, जो कि गरीब लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। जो गरीब मुसलमान हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है कि वो जक़ात जरूर दें, लेकिन जिनके पास पैसा है, जो दे सकते हैं, उन्हें देना चाहिए जक़ात। और अगर कोई देता है तो उसको 2.5% अपनी इनकम का जो हिस्सा है वो जक़ात में देना होता है। देन उसके अलावा एक होता है जजिया। जजिया जो है वो गैर मुसलमानों पर जो गैर मुसलमान है, जो मुस्लिम धर्म से नहीं है, उनके ऊपर लगाया जाता है। और ये उनके ऊपर एक तरीके से सिटीजनशिप का टैक्स वसूला जाता है उनसे, ताकि उनको सुरक्षा प्रोवाइड की जाए, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। और जो जजिया है उसे महिलाओं के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, विकलांगों के ऊपर और जो साधु, जो उस रिलीजन के जो स्कॉलर हैं, उनके ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन जब हिस्ट्री देखते हैं तो अप्लाई किया हुआ है, एंड इवन आज के टाइम में भी अप्लाई करते हैं। तो वैसे एज पर द शरीयत इन लोगों के ऊपर आप जजिया इम्पोज नहीं कर सकते। देन उसके अलावा हलाल व्यापार करना होता है, धोखाधड़ी नहीं करनी, सट्टेबाजी नहीं करनी। तो ये सारी चीजें शरीयत के अंदर आती हैं। तो भारत के अंदर जो मैटर्स हैं मुस्लिम्स, सिविल जो मैटर्स हैं, उनको गवर्न किया जाता है एज पर द शरीयत। सो सेक्शन 2 बोलता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी कस्टम और यूसेज टू द कॉन्ट्रारी इन ऑल क्वेश्चन सेव क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चरल लैंड रिगार्डिंग इंटरस्टेट सक्सेशन, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल्स, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इंक्लूडिंग तलाक, इलाज, यहर, लियान, कुला एंड मुबारत, मेंटेनेंस, डावर, गार्जियनशिप, गिफ्ट, ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टीज एंड वक्फ, other than charities and charitable institutions and charitable and religious endowments, the rule of decision in cases where the parties are Muslim shall be the Muslim personal law शरीयत। अब ये कानून सिर्फ उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है जहां पर पार्टीज जो हैं वो मुस्लिम्स हैं। मतलब कि अगर दो पार्टीज है और दो पार्टीज में से एक पार्टी अगर मुस्लिम नहीं है तो ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जब दोनों पार्टीज एप्लीकेबल दोनों पार्टीज जो हैं वो मुस्लिम्स होंगे तब ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, और इन पर्टिकुलर मैटर्स में ही एप्लीकेबल होगा। इन केस अगर कोई कस्टम है, कोई रीति रिवाज है जो कॉन्ट्रारी है इन पर्टिकुलर मैटर्स से, तो वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी, वो रीति रिवाज एप्लीकेबल नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है मैटर्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल लैंड। जो सेक्शन 2 है केरला के अंदर, इस सेक्शन को सब्सटीट्यूट कर दिया गया है और वो सेक्शन अब ये है। इसको आप लोग पढ़ लो, इतना खास कोई डिफरेंस है नहीं। सेक्शन 3 पावर टू मेक अ डिक्लेरेशन। अब देखिए, एक मुसलमान को डिक्लेरेशन देनी पड़ती है एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के सामने कि वो एक मुस्लिम है, दैट ही इज अ मुस्लिम, देन that he is competent to contract within the meaning of section 11 of the Indian Contract Act, then that he is the resident of the territories to which this act extends, may by declaration in the prescribed form and filed before the prescribed authority declare that he desire to obtain the benefit of the provision of this section, and thereafter the provisions of section 2 shall apply to the declarant and all his minor children and their descendants, and as if in addition to the matters enumerated therein, adoption, wills, legacies and were all specified। अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुसलमान चाहता है उसको गवर्न किया जाए, ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल हो, तो उसके लिए उसे प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के सामने जाना पड़ेगा और एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा कि उसमें बताना पड़ेगा कि वो मुसलमान है और वो कंपिटेंट है टू कॉन्ट्रैक्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और वो इस देश का नागरिक है जिस देश के ऊपर ये पर्टिकुलरली, मतलब जिन टेरिटरीज पे ये एक्ट पर्टिकुलरली एप्लीकेबल है।
तो उसे फॉर्म भरना पड़ेगा, देन उसको देना पड़ेगा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज के सामने कि वो चाहता है कि उसको बेनिफिट मिले इस पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविजंस के। आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 शैल अप्लाई, उसके बाद ये जो सेक्शन 2 है वो एप्लीकेबल होगा उसके जो बच्चे हैं उन पर भी और जो उसकी आने वाली पीढ़ी है उस पर भी, और सभी मैटर से रिलेटेड जो भी मैटर सेक्शन 2 के अंदर बताए गए हैं। इन केस अगर उस चीज को वो जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो उसको रिफ्यूज कर दे, मतलब कि एक्सेप्ट ना करे, तो देखिए क्लोज 2 बताता है वेयर द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट अ डेक्लेरेशन, अगर ये जो डेक्लेरेशन दी गई है इसको एक्सेप्ट करने से वो अथॉरिटी मना कर दे तो क्या होगा, दी पर्सन डिजायरिंग टू मेक द सेम में अपील, अब उसके पास अपील करने का अधिकार है, टू सच ऑफिस एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर अपॉइंट इन दिस बिहाफ, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है जो भी जिसको भी वो अपॉइंट करती है बाय एन ऑर्डर, चाहे जनरल ऑर्डर हो चाहे स्पेशल ऑर्डर हो, उसके अकॉर्डिंग किसी को अपॉइंट करती है इन मैटर्स को देखने के लिए, देन द ऑफिसर, जिस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है, इफ ही सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है दैट द एप्लीकेंट इज एंटाइटल्ड टू मेक द डेक्लेरेशन, कि जो एप्लीकेशन दे रहा है वो एप्लीकेंट जो है वो एंटाइटल है, तो ऑर्डर द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, जो ये प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने मना कर दिया था उस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने से, उसे वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने का ऑर्डर दे सकता है। सेक्शन 4 रूल मेकिंग पावर, द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स टू कैरी इनटू इफेक्ट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल्स बना सकती है इस एक्ट के पर्पस को इफेक्ट में लेके आने के लिए। देन Clause 2. In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely, ये जो particular matters बताए गए हैं इनसे related वो rules होंगे, जैसे कि for prescribing the authority before whom and the form in which declaration under this act shall be made, कि किस authority के सामने वो form भरा जाएगा, कौन उस अथॉरिटी जो होगी जो उस फॉर्म को एक्सेप्ट करेगी, तो सारी चीजें। देन उसके अलावा फॉर प्रिस्क्राइबिंग द फीस टू बी पेड, कि क्या फीस होगी उस डिक्लेरेशन को भरने की और किस समय पे करनी पड़ेगी और कहाँ पे करनी पड़ेगी। देन उसके बाद रूल्स मेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल बी पब्लिश्ड, इस एक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोविजन बनाया जाता है, कोई भी रूल बनाया जाता है, देन उसको पब्लिश करना पड़ेगा ऑफिशियल गैजेट के अंदर, एंड शैल देयर अपॉन हैव इफेक्ट एज इफ एनेक्टेड इन द एक्ट, फिर उसको ये मान लिया जाएगा कि वो एक्ट के अंदर क्या है, एनेक्ट हो चुका है। देन क्लोज 4, एवरी रूल मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सुन एज इट इज मेड, जैसे ही उस रूल को बनाया जाएगा इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, किसके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। Section 5 Dissolution of marriage by court in certain circumstances, repeal by dissolution of Muslim Marriage Act 1939, कि ये जो सेक्शन 5 है इसको रिपील कर दिया गया है बाय द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, इसको भी हम करेंगे बाद में। सेक्शन 6 रिपील्स द अंडर मेंशन प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रेगुलेशंस मेंशन्ड बिलो शैल बी रिपील्ड, इनको रिपील कर दिया गया है इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कि इस एक्ट के प्रोविजंस के इनकंसिस्टेंट है, इसीलिए इन पर्टिकुलर सेक्शंस को भी इन पर्टिकुलर एक्ट के रिपील कर दिया गया है, जैसे कि सेक्शन 26 ऑफ द बॉम्बे रेगुलेशन 4 ऑफ 1827, इसको रिपील कर दिया। तो आज के अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।